आई एम अलोन। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, ये एक चीख थी। एक ऐसी चीख जो किसी ने समय रहते नहीं सुनी, और जब सुनी गई तो बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी है नीट परीक्षा की तैयारी कर रही एक छात्रा की, जिसकी मौत को पहले आत्महत्या कहा गया, फिर संदिग्ध बताया गया, और अब पुलिस खुद मान रही है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। लेकिन सवाल ये है, अगर रेप हुआ तो आरोपी कहाँ है? This video is for educational and informational purposes only, based on public reports and research. We do not support or promote violence or illegal activities. Viewers' discretion is advised. बिहार की राजधानी पटना, चित्रकूट नगर इलाका, शंभू गर्ल्स हॉस्टल। यहीं रहकर नीट की तैयारी कर रही थी ये छात्रा। एक आम सी जिंदगी, सुबह क्लास, दोपहर पढ़ाई और रात खुद से लड़ाई। एसआईटी की जांच में सामने आया कि छात्रा नियमित रूप से डायरी लिखती थी। उस डायरी में उसके सपने थे, उसका अकेलापन था और उसकी टूटती हुई मानसिक स्थिति भी। डायरी में बार बार एक ही लाइन लिखी गई थी, आई एम अलोन, FK माई लाइफ। एसआईटी के मुताबिक ये किसी एक दिन का गुस्सा नहीं था, ये लंबे समय से चले आ रहे इमोशनल स्ट्रेस का संकेत था। जांच में पता चला कि छात्रा गहरे मानसिक दबाव में थी। नीट जैसी प्रतियोगिता परीक्षा का प्रेशर, परिवार से दूरी और निजी जीवन में कुछ ऐसे झगड़े जिन्हें उसने कभी खुलकर किसी से साझा नहीं किया। डायरी में दोस्तों का जिक्र आता है तो शब्द नर्म हैं, लेकिन जैसे ही परिवार का जिक्र होता है, खासकर भाई का, तो नाराजगी साफ झलकती है। एसआईटी ने परिवार और भाई से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस कारण सामने नहीं आया। निष्कर्ष यही निकला कि छात्रा अंदर ही अंदर टूट रही थी। अब आते हैं उस घटना पर जिसने पूरे मामले को झकझोर दिया। 5 जनवरी, सीसीटीवी फुटेज में छात्रा एक दोस्त के साथ अपने हॉस्टल के कमरे में दाखिल होती दिखती है। वो थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आती है, लेकिन फिर कमरे में वापस जाती है। उसके बाद वो सीसीटीवी में कहीं नहीं दिखती। 6 जनवरी की सुबह, नाश्ते के लिए हॉस्टल स्टाफ कई बार आवाज देता है, कोई जवाब नहीं। दरवाजा खोला जाता है, अंदर छात्रा बेहोश हालत में पाई जाती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। शुरुआत में पुलिस ने इस मामले को आत्महत्या मान लिया। यहां तक कहा गया कि छात्रा नींद की गोली ले रही थी। पुलिस का दावा था कि उसने अमिटॉल प्लस नाम की दवा खरीदी थी, लेकिन परिजनों ने इस दावे को सिरे से नकार दिया। परिजनों का कहना था वो दवा उसके पिता की थी, जो गलती से बैग में चली गई थी। यहीं से पुलिस और परिवार के दावों में टकराव शुरू हो गया। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई। पुलिस ने औपचारिक रूप से माना कि छात्रा के कपड़ों पर स्पर्म पाया गया है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने खुद कहा, यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी पहली बार बिहार पुलिस ने माना कि रेप हुआ था। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। पुलिस ने 18 लोगों के डीएनए सैंपल लिए, लेकिन एक भी डीएनए स्पर्म से मैच नहीं हुआ। यहीं पर एसआईटी की जांच ठहर गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने स्वीकार किया कि वो किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई। यही वजह रही कि राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की। आईजी जितेंद्र राणा ने बताया कि ये केस पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज है और एसआईटी की पूरी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को सौंप दी गई है। इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। बिहार पुलिस ने खुद माना कि शुरुआती जांच में गंभीर लापरवाही हुई। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि चित्रकूट नगर पुलिस स्टेशन स्तर पर बड़ी चूक हुई। इस लापरवाही के चलते एक एसआई और स्टेशन हाउस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि घटना की रिपोर्ट में देरी और शुरुआती कार्रवाई की कमी ने जांच को कमजोर किया। हॉस्टल की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल मैनेजमेंट की गंभीर लापरवाही सामने आई है। पुलिस को समय पर सूचना नहीं दी गई। अब हॉस्टल का लाइसेंस रद्द किया जाएगा और मालिक को पटना में कोई भी हॉस्टल चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आईजी और एसएसपी मौजूद थे, लेकिन जैसे ही पत्रकारों ने सीधे सवाल पूछे, डीएनए मैच क्यों नहीं हुआ,
घटना की जगह पटना थी या जहानाबाद? शुरुआत में आत्महत्या क्यों बताया गया? जवाब मिला, नो कमेंट्स। और फिर अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। आज ये केस सीबीआई के पास है, लेकिन सवाल अब भी वहीं खड़े हैं। अगर रेप हुआ तो आरोपी कौन है? अगर सबूत मिले तो इंसाफ अब तक क्यों नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, आई एम अलोन लिखने वाली इस लड़की को क्या सच में कभी कोई समझ पाया? ये केस सिर्फ एक मौत नहीं है, ये सिस्टम, जांच और हमारी संवेदनशीलता पर एक सवाल है। क्योंकि जब तक जवाब नहीं मिलते, तब तक ये कहानी खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक मामला नहीं है, ये एक सवाल है। एक सवाल हमारे समाज से, हमारे कानून से और हमारी सरकार से। हर बार जब कोई बेटी इंसाफ के लिए रोती है, तो भीड़ खामोश क्यों रहती है? क्यों एफआईआर दर्ज कराने में पीड़िता को डर लगता है? क्यों तारीखों पर तारीखें न्याय को कमजोर बना देती हैं? हम पूछते हैं, क्या कानून सिर्फ कागजों तक सीमित है या सच में पीड़ितों की ढाल है? सरकार से सवाल है, कब तक आरोपी खुलेआम घूमेंगे और पीड़िता गुमनामी में सजा भुगते भी? कब जवाबदेही तय होगी? कब तेज सुनवाई होगी? कब डर अपराधी के चेहरे पर होगा, न कि पीड़िता की आंखों में? ये आवाज बदले की नहीं है, ये आवाज इंसाफ की है। क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक हम चुप्पी नहीं तोड़ेंगे, तब तक हर अगली खामोशी किसी और अपराध को जन्म देती रहेगी। अब वक्त है आवाज उठाने का, इंसाफ मांगने का और सिस्टम को जवाबदेह बनाने का। क्योंकि चुप रहना अब अपराध के साथ खड़े होने जैसा है। अगर आप चाहते हैं कि सच सामने आता रहे और ऐसी कहानियां भुलाई न जाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि सच्चाई हर किसी तक पहुंच सके और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।